अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study. We are going to start our cardiovascular system lectures. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सीवीएस में हम जो लेक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी हाइपरटेंशन। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट ना हो, ठीक है। हाईली प्रेवलेंट कंडीशन जिसका के इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। प्रेवलेंस का क्या मतलब होता है? टोटल केसेस इन अ पॉपुलेशन। और इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? न्यू केसेस पर ईयर, ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो कि हाईली प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। हाइपरटेंशन, हम एक इसकी सिग्निफिकेंस को एक ग्लैंस में देख लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपरटेंशन। हम इसको इतना सीरियस डिजीज क्यों कहते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हाइपरटेंशन की। तो इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, यानी कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन पीपल जो हैं वो इससे अफेक्टेड है। पूरी दुनिया में इसके पेशेंट तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 बिलियन के करीब पीपल जो हैं वो हाइपरटेंसिव हैं, हाइपरटेंशन की जो डिजीज है उसके पेशेंट हैं। और ये बहुत बड़ी रीजन बनती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज की भी और स्ट्रोक की भी। स्ट्रोक यानी कि फालिज और इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक की डिफरेंट फॉर्म्स, हार्ट फेलियर। तो ये दोनों जो सीरियस डिजीजेस हैं जो कि लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? हाइपरटेंशन। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के यानी कि हार्ट डिजीज के रिस्क को डबल करती है, रीनल डिजीज के रिस्क को भी बहुत ज्यादा करती है। अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव थेरेपी लेता है तो उसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी कम होता है और रीनल डिजीज होने का रिस्क भी उसको कम होता है। इसलिए हाइपरटेंसिव थेरेपी जो है वो पेशेंट को जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी बहुत ज्यादा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ब्लड प्रेशर जब हमें होता है हम टेबलेट ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और जब हमें नहीं होता हम नहीं लेते, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। हाइपरटेंशन या पेशेंट को है या पेशेंट को नहीं है। जैसे आप इस चीज को इस तरह समझिए कि अगर कोई पेशेंट आपसे कहे कि मुझे जब टाइफॉइड होता है तो मैं मेडिसिन ले लेता हूँ और जब मुझे जिस दिन मुझे नहीं होता मैं नहीं लेता, भाई वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। हफ्ते 10 दिन 14 दिन इतनी देर तक आपको रहनी है, वो आपको उसके बाद तो नहीं रहेगी। तो हर डिजीज का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये कोई एंटिटी नहीं होती कि हाइपरटेंशन कभी होती है और कभी नहीं होती। पेशेंट इज हाइपरटेंसिव और पेशेंट इज नॉट हाइपरटेंसिव। अगर किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुरू कराई गई है तो उसको वो लेनी है, ठीक है, until stopped by the physician due to some reason or change to another medication etc etc। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि जिस दिन मुझे ब्लड प्रेशर होता है मैं मेडिसिन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, जिस दिन मुझे नहीं होता मैं नहीं लेती, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन लेनी है और नहीं है तो नहीं लेनी, ठीक है। या तो पेशेंट हाइपरटेंसिव लेवल होगा या फिर नॉन हाइपरटेंसिव लेवल होगा, ठीक है। तो एक बात ये है इंपॉर्टेंट जो आम कम्युनिटी में सुनी जाती है उसको मैंने आपके सामने क्लियर किया। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, एसेंशियल एंड सेकेंडरी। एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन और नेक्स्ट इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ज्यादातर केसेस हाइपरटेंशन के इस टाइप से बिलोंग करते हैं। 90 to 95% केसेस आर ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन इन विच देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज। कोई स्पेसिफिक डिजीज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है हमें नहीं मिलती। देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फीटल, ह्यूमोरल, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें मिल मिला के इसको जरूर करती हैं। ये रिस्क फैक्टर जरूर हमें मिलते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिजीज जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जैसे रीनल डिजीज, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस जो कि हम आगे पढ़ेंगे,
तो इसेंशियल हाइपरटेंशन में स्पेसिफिक कॉज नहीं होती और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में स्पेसिफिक कॉज होती है, ठीक है। इसेंशियल हाइपरटेंशन थोड़े ओल्डर एज ग्रुप में आता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन दोनों एज ग्रुप्स में आ सकता है, लेकिन अगर 20-25 इयर्स के बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसके लिए हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में जरूर सोचना है और स्पेसिफिक कॉज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज इसेंशियल हाइपरटेंशन विच इज in which there is no specific cause and it is a complex interplay of different फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, आपको पता है हर डिजीज में कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं उसकी कॉजेज में और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जेनेटिक फैक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से हेरिडिटरी में मिले हैं और हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, अपनी जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि हमारी डाइट, लाइफ की तरफ हमारा रिस्पॉन्स, हमारा लाइफ स्टाइल, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारा सोडियम इनटेक, हमारा एक्टिविटी लेवल, हमारा स्ट्रेस कितना हम लेते हैं कितना नहीं है, लाइफ में कितना स्ट्रेस है या नहीं है, रिलैक्स जो है वो रहता है बंदा या स्ट्रेस्ड आउट रहता है, ठीक है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, ठीक है, डाइट उसकी हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, एक्टिविटी लेवल क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर द, पेशेंट मोटा है या पतला है, ये दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द अकरेंस ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर जो हमें जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं, फीटल फैक्टर्स, आपने अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एक चीज है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिन बच्चों को होती है उनमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट आता है, यानी कि वाइटल ऑर्गन जो होते हैं उनको ज्यादा ब्लड दिया जाता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड एड्रीनल्स, ब्रेन, हार्ट एंड एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं इनको ज्यादा ब्लड दिया जाता है और बाकी जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो कम ब्लड पे भी गुजारा कर सकते हैं, इसलिए उनको कम ब्लड दिया जाता है, इसे ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। तो ये जो फीटल लेवल पे वास्कुलर चेंजेस होते हैं ये आगे जाके इसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए भी रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फीटल फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमोरल फैक्टर्स के हॉर्मोन्स कौन से ज्यादा सिक्रीट होते हैं, कौन से कम सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसको तो ब्लड प्रेशर होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डायबिटीज माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को खराब करती है, ठीक है। अब एक पाइप है वो अंदर से बिल्कुल क्लियर है तो उसमें उसके अंदर जो प्रेशर है पानी का वो कम होगा, और अगर एक पाइप है जिसके अंदर जो है वो रुकावटें बनी हुई हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के जो प्लेक्स बने हुए हैं और जो है ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर जो है वो टॉर्चुअस है, खराब है, हेल्दी नहीं है, और ब्लड वेसल जो है वो रिजिड है, तो ये सारी चीजें डायबिटीज करती है जिसकी वजह से इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन। सो डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर होने का भी ज्यादा चांस है और कॉम्प्लिकेशंस करने का भी ज्यादा चांस है, और डायबिटिक पेशेंट की हाइपरटेंशन को ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट करने की भी जरूरत होती है। तो ये सब चीजें होती हैं। डायबिटीज बिकॉज इट इज अ माइक्रोवास्कुलर डिजीज, ये ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को खराब करती है, इसलिए ये हाइपरटेंशन के रिस्क को बहुत बढ़ाती है। So this was all about first type, essential hypertension और secondary hypertension। essential और primary hypertension, secondary hypertension कौन सी है, जिसमें specific cause या specific disease हमें मिलती है, एबनॉर्मेलिटी मिलती है, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रही होती है या पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, तो उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। देखें, सोडियम जहां जाएगा वाटर वहीं जाएगा, सोडियम जिस तरफ जाएगा बॉडी के अंदर जाएगा, वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, सोडियम बॉडी से बाहर जाएगा, वाटर उसके साथ जाएगा। वाटर जो है वो काफी हद तक सोडियम के पीछे जाता है, सोडियम उसको लीड करता है, ठीक है। तो जहां सोडियम रिटेंशन होगी वहां वाटर रिटेंशन होगी। अब आप सोचिए कि जहां सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी वहां ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, और जहां पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, कुछ डिजीजेज हैं जो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करती हैं, एक ब्लड वेसल जो है उसका डायमीटर जो है जब बड़ा होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, और एक वेसल का डायमीटर जब कम होता है यानी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर, हमने इसेंशियल हाइपरटेंशन में एनवायरमेंटल फैक्टर को डिस्कस किया, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ओबेसिटी, तो ये काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, हम अपना कैलोरी इनटेक कम करें और हम अपना वेट और अपना BMI अगर कंट्रोल में रखें
तो इट वुड बी हेल्पफुल, हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर होने का टाइम है वो डिले हो जाएगा। एल्कोहल इनटेक जो लोग ज्यादा करते हैं बहुत बुरा है। सोडियम इनटेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 6 ग्राम NaCl, 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड से ऊपर हरगिज नहीं लेना चाहिए। उससे एक्सेसिव जो अमाउंट हम लेते हैं उसको हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती और वो हमारा ब्लड प्रेशर हाई करने का बायस बन सकता है। स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस है किसी किस्म का, क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो इसमें स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल। आप देखें कि एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसको लाइफ में कोई एडवर्स इवेंट आया है, ठीक है, कोई डेथ है फैमिली में या कोई माली परेशानी है किसी किस्म की, तो उसमें उसका जो ब्लड प्रेशर है उन दिनों में जब तक कि वो स्ट्रेस में होगा उन दिनों में उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस अकाउंट्स एज वेल। तो स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल जो कि एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। आपको पता है दोनों जो किडनीज है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, उनके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड पाए जाते हैं जिनको सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। और हर सुप्रारीनल ग्लैंड के फिर दो पोर्शन होते हैं, इनर मेडल्ला होता है, आउटर कॉर्टेक्स होता है। इनर मेडल्ला कैटेकोलामीन्स बनाता है यानी एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, और आउटर कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, उसमें जो 3 जोन है वो बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एंड कैटेकोलामीन ज्यादा निकलते हैं स्ट्रेस में, जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, इट डैमेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जिन ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर ही डैमेज है उसमें फिर ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले तो उसमें रीनल डिजीजेज आ जाती हैं। नंबर 1, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है उसका अगर स्टेनोसिस हो जाए, उसका डायमीटर कम हो जाए एज अ डिजीज प्रोसेस, तो किडनी को कम ब्लड जाएगा। अब किडनी को क्या लगेगा कि ब्लड प्रेशर कम है इसलिए मुझे कम ब्लड आ रहा है, ठीक है। किडनी विल स्क्रीट रेनिन, रेनिन विल एक्टिवेट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एंड इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। इन दिस वे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस विल इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीनल पेरेनकाइमल डिजीज। पेरेनकाइमा का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर। लिवर पेरेनकाइमा, जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं उनका पेरेनकाइमा होता है। इनर स्ट्रक्चर, इनर उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड पेरेनकाइमा। इंटेस्टीन का पेरेनकाइमा नहीं होता क्योंकि वो अंदर से हॉलो है। स्टमक का पेरेनकाइमा नहीं होता क्योंकि वो ट्यूबुलर है और अंदर से हॉलो है, ठीक है। लेकिन लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, ये सॉलिड ऑर्गन्स है और इनका जो सॉलिड ऑर्गन है और इनके इनर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा। तो रीनल पेरेनकाइमल डिजीज यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, किडनी इसमें सूख के इतना सा सुकड़ के हो जाता है। तो किडनी का क्या फंक्शन था, किडनी का फंक्शन था एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करना। अब जिस किडनी की ये हालत हो जाएगी कि उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है या पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, वो कहाँ से एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर निकालेगा, तो वो एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा और वो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनेगा, ठीक है। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर रेज करती हैं, फॉर एग्जांपल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनमें ईस्ट्रोजेंस होती हैं। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि ईस्ट्रोजन जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ी अच्छी हैं और प्री मेनोपॉजल वुमेन में ईस्ट्रोजेंस जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में और हार्ट डिजीज से बचने में हमारी मदद करती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ये तो हम बाहर से ले रहे हैं ना, तो ओसीपीज लेने वाली 2% फीमेल हाइपरटेंशन का शिकार हो सकती है, 2%। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो लोग लेते हैं ये भी जैसे टेस्टोस्टेरॉन वगैरह की प्रेपरेशन, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे एक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर रेज करते हैं, जिस भी वजह से लिए जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। एनसेड्स, इसमें सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं साथ में। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ट्रांजिएंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कर सकती हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, आपको पता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ये दोनों चीजें हाई ब्लड प्रेशर करती हैं, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इज अ कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती है। तो ये सब चीजें जो है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज हो सकती हैं। दिस इज अ पिक्चर शोइंग कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। इसमें क्या है कि एओर्टिक आर्च के बाद एओर्टिक रूट होती है, एओर्टिक आर्च होती है और फिर एओर्टिक बॉडी होती है, ठीक है।
तो एओर्टिक आर्च के फौरन बाद जो है शार्प कॉन्स्ट्रिक्शन आती है इन द डायमीटर ऑफ एओर्टा। डायमीटर ऑफ एओर्टा जो है वो बड़ा कम हो जाता है कोआक्टेशन की जगह पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी जो कि अल्नर और रेडियल आर्टरी में आगे डिवाइड होती है, वो इस कॉन्स्ट्रिक्शन से पहले निकल आती है, इसलिए ब्रेकियल पल्स या रेडियल पल्स हमें पहले फील होती है। और फेमरल आर्टरी चूंकि इस कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद निकलती है, इसलिए फेमरल पल्स हमें बाद में फील होती है। यानी कि हम अगर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अपना एक हाथ रेडियल पल्स पे रखें और दूसरा हाथ फेमरल पल्स पे रखें, एक ही साइड पे पेशेंट की राइट साइड पे या लेफ्ट साइड की एक हाथ अपना हम रेडियल पे रखें और दूसरा हाथ हम फेमरल पे रखें, तो वी विल फील अ रेडियो फेमरल डिले। रेडियल पल्स पहले फील होगी। वैसे तो पूरी बॉडी में नॉर्मल बंदे में पल्स एक ही टाइम पे फील होगी ना, चाहे आप जितनी मर्जी पल्सेस को पैल्पेट करें एक टाइम में, वो एक ही टाइम पे फील होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि रेडियल पल्स पहले फील होगी और फेमरल पल्स बाद में फील होगी। रेडियो फेमरल डिले इसको बोलते हैं, व्हिच इज अ पर्टिकुलर क्लिनिकल साइन एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। एओर्टा की आर्च के बाद शार्प कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है, डायमीटर ऑफ एओर्टा जो है वो शार्पली बहुत कम हो जाता है और फिर आगे से नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज भी, इससे पहले ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और इसके बाद में ब्लड प्रेशर, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई है ना बीच में, तो ये बात है। नेक्स्ट जो है वो देर आर मेनी मेनी एंडोक्राइन डिजीजेस। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था? जिसकी डक्ट नहीं थी, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा था? फिजियोलॉजी की आपके नॉलेज से आपको याद होना चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा था? जिसकी डक्ट थी, जो पास ही अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। और एंडोक्राइन कौन सा था? जिसकी डक्ट नहीं थी और वो अपनी सिक्रीशन ब्लड में देता है और डिस्टेंट ऑर्गन पे जाके वो हार्मोन, यानी कि उसकी सिक्रीशन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की, वो क्या है? हार्मोन है, और वो डिस्टेंट ऑर्गन पे जाके काम करता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन डिजीजेस ऑफ there are different endocrine diseases which can be the cause of secondary hypertension. सबसे पहले फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? अ वास्कुलर ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आपसे कहा कि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, मेडल्ला और कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल मेडल्ला जो है वो हमारा कैटेकोलामीन बनाता है और वहां पे ये ट्यूमर बनता है फियोक्रोमोसाइटोमा। व्हेन इट इज मेड इट मेक्स मोर एंड मोर कैटेकोलामीन्स। ये कैटेकोलामीन्स यानी एड्रीनलिन और एड्रीनलिन ज्यादा बनाता है, तो जब वो ज्यादा बनती है हाई ब्लड प्रेशर होता है। So pheochromocytoma is an endocrine cause of secondary hypertension. इसके बाद कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेसिव कॉर्टिसोल सिक्रीशन। मैंने आपसे कहा कि सुप्रारीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडल्ला। तो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिसोल बनाता है। उसकी जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है, आउटर कॉर्टेक्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वो फिर कॉर्टिसोल ज्यादा बनाता है और इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। When there will be excessive secretion of cortisol by adrenal cortex, तो हमें हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम, that will be a cause of secondary hypertension. इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है जो कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है। तो जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा बनेगा और इसको कोन सिंड्रोम भी कहते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर का ये रीजन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है? सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करनी है, ठीक है। जहां भी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, बॉडी में फ्लूइड का लेवल ज्यादा होगा, इट विल बी अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन होगी। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, आपको पता है देयर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड एम्बेडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉइड ग्लैंड पोस्टीरियरली, ठीक है। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं जो कि थायरॉइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं पोस्टीरियरली, और वो पीटीएच बनाते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में जब पीटीएच ज्यादा बनेगा तो इट विल इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड व्हिच विल बी अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनता है, ठीक है, और फैट मेटाबॉलिज्म को ये खराब करता है, दैट विल बी अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। Primary hypothyroidism also affects the fat metabolism adversely and causes secondary hypertension. Thyrotoxicosis is increased levels of T3 and T4. Hyperthyroidism, thyrotoxicosis कह लें या hyperthyroidism कह लें, there will be increased production of T3 and T4. और आपको पता है थायराइड जो हार्मोन है उनका क्या एक्शन होता है कि दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दे इंक्रीज हार्ट रेट। इस मैकेनिज्म से इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर,
तो ये सारी क्या है, एंडोक्राइन कॉजेज। और ये आपका इंपॉर्टेंट रिटर्न का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एंडोक्राइन कॉजेज या व्हाट आर द एंडोक्राइन डिजीजेस फॉर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या व्हाट आर द एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, व्हाट आर द एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पीछे जो हमने पढ़ी है वो है हमारी रीनल कॉजेज और ड्रग्स और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, और इसमें हमने पढ़ी है एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसमें कोई कॉज मिलेगी हमें, जब छोटी उम्र में कोई बंदा 16 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 यानी लेस देन 35 टू 40 में हमें हाइपरटेंशन का पेशेंट मिलेगा, तो हम उसको इन सब चीजों के लिए जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम सेकेंडरी कॉज के लिए उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ये और डिटेल से आएगा कि जब ब्लड प्रेशर का पेशेंट हमें मिलेगा तो हमने उसकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, उसमें फिर हम इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा, अब बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि हम हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, कौन सा लेवल है जिसपे हम कहते हैं कि हाँ जी इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, और उससे कम पे हम कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो उसमें जरा इस बात को समझने की जरूरत है, हम क्योंकि हर चीज में ब्रिटिश गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी की क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है। ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है, एक्सीलेंट, नॉर्मल से भी अच्छा, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज को या एक्सीलेंट रिजल्ट को आप कहते हैं ऑप्टिमल। नॉर्मल तो एक नॉर्मल चीज है ना, जो कि चले नॉर्मल और एबनॉर्मल के डिजीज नहीं है, लेकिन ऑप्टिमल का मतलब होता है एक्सीलेंट। ये एथलीट्स का ब्लड प्रेशर जो है फॉर एग्जाम्पल लेस देन 120/80 होगा। तो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर नाउ एट प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट डे का नॉलेज है उसमें हम ऑप्टिमल एक्सीलेंट ब्लड प्रेशर का लेवल क्या लेते हैं, लेस देन 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का हम क्या लेते हैं, 130 से कम, और उधर से 84 से कम, ठीक है, 85 से कम, ठीक है, यानी 130/85 से कम, चाहे एक ही पॉइंट कम हो, अप टू 120/84, इसको हम लेते हैं नॉर्मल। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 125/84 है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, वो ऑप्टिमल नहीं है लेकिन वो नॉर्मल है। तो फिर जो है वो हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन हम कहते हैं, यूनिवर्सल डेफिनेशन है 140/90 एंड अबव, ये आपने याद रखना है। किस पेशेंट के बारे में हम कहेंगे ही और शी इज अ हाइपरटेंसिव, चाहे फिर आगे वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, लेकिन हम उसको हाइपरटेंसिव कब लेबल करेंगे, व्हेन वी गेट अ ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ 140 सिस्टोलिक बाय 90 डायस्टोलिक, या उससे ज्यादा, ठीक है, उससे कम पे हम उसे हाइपरटेंसिव नहीं कहेंगे, उससे कम पे हम उसे हाई नॉर्मल कह लेंगे। 140 से कम है, इधर 90 से कम है, ठीक है, तो हम इसको हाई नॉर्मल कह लेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम कब कहेंगे, 140/90 या उससे ज्यादा को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। फिर 160/100 से कम है तो हम कहेंगे कि ये ग्रेड 1 है। 160 से लेके 160 100 से लेके 179/109 पे हम कहेंगे ये ग्रेड 2 है। सीवियर को हम आप जो है वो ग्रेड 1 याद करें अच्छी तरह कि ग्रेड 1 हम कहाँ कहेंगे, और ग्रेड 3 या सीवियर हाइपरटेंशन हम किसे कहेंगे, व्हेन द ब्लड प्रेशर लेवल विल बी मोर देन और इक्वल टू 180/110। पहले ये कुछ जगहों पे आपको ये मिलेगा 160/110, लेकिन बहरहाल ये ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी की क्लासिफिकेशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली वो सीवियर किसे कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना वो जरा इतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं किसी चीज की करते। अमेरिकन गाइडलाइंस आप देखेंगे ना वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना वो इतनी एग्रेसिव उस चीज को नहीं लेते, इसलिए इनका आपको लेवल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो किसी और जगह पे आपको ये और क्लासिफिकेशन आप पढ़े तो 160 110 पे भी वो उसको सीवियर कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ये हम ब्रिटिश सोसाइटी की वो पढ़ रहे हैं तो इसमें ये लेवल, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन आपको अपनी रेफरेंस बॉडी पता होनी चाहिए कि जो बात आप कर रहे हैं उसका एविडेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें कि डायस्टोलिक लेस देन 90 है, और हमें पता है कि लेस देन 90 को हमने हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहना, ठीक है, तो उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, यानी कि लेस देन 90 है, लेकिन सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। फिर अगर वो 140 टू 149 है तो हम उसे ग्रेड 1 कह देंगे, और ग्रेटर देन 160 है तो हम उसे ग्रेड 2 कह देंगे। सो देयर इज अनदर एंटिटी आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, देयर इज नो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, देयर इज ओनली सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो ये चार्ट आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, इसको आप 2-3 दफा पढ़ेंगे तो ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, और इसको बिल्कुल रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझें कि किस लेवल को हम किस तरह ग्रेड करते हैं। कार्डियक आउटपुट जो मैम है वो वाई 1 मिनट में, जी बेटा क्या मसला हुआ,
कार्डियक आउटपुट हम कहते हैं कि 1 मिनट में हार्ट ने कितने लीटर ब्लड जो है वो पंप किया है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहते हैं कि एक हार्ट की सिस्टली में, आपको पता है कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू सिस्टली प्लस डायस्टोली, स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहते हैं कि एक सिस्टली में कितना ब्लड पंप किया है। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। इसी तरह ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या जिक्र है, देखें, जिन ब्लड वेसल्स में हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, कितना इंपॉर्टेंट है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो ब्लड वेसल्स कैसी हैं। अगर वो टॉर्चुअस है, खराब है, उनका स्ट्रक्चर वो रिजिड है, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर से उनमें पंप करेगा तो उनमें ब्लड जाएगा। और अगर वो ब्लड वेसल जिनमें हार्ट ने ब्लड पंप करना है, यानी कि हमारी आर्टेरियल जो सिस्टम है वो बड़ा डिस्टेंसिबल है, रिलैक्स है, बड़ा इलास्टिक है, तो हार्ट को कम पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो खराब ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, विच विल लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हार्ट जो है, और पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी फिर कार्डियक फेलियर होगा, क्योंकि इंक्रीज वर्कलोड को हार्ट कब तक विथस्टैंड कर सकते हैं, आखिर हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायलेटेशन हो जाएगी। अच्छा, हाइपरटेंशन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम की वजह से कैसे होती है। पीछे मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड दे रही है उसका स्टेनोसिस हो गया, उसका डायमीटर कम हो गया, तो उसको कम ब्लड जाएगा किडनी। तो किडनी विल गेट अ फॉल्स इंप्रेशन कि ब्लड प्रेशर कम है बॉडी का, किडनी विल सिक्रीट रेनिन। ये रेनिन क्या करेगी, इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, ये एक इनएक्टिव हार्मोन समझ लें, इसको एक्टिवेट कर देगी इनटू एंजियोटेंसिन 1। किडनी से रेनिन निकलेगा, रेनिन विल एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब इस फॉर्म में भी ये कुछ करने के काबिल नहीं है, इसको हमने एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। तो सेकंड इसकी जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 है वो लंग्स में बनेगा और एस इसको बनाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग। इसीलिए हम जब एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं तो हम अक्सर औकात एस इनहिबिटर्स, हमारी बड़ी फेवरेट फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, हम एस इनहिबिटर की इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर देंगे ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा, तो एंजियोटेंसिन 1 ही रह जाएगी, 2 नहीं बन पाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये जो एस है ये लंग्स में पाया जाता है, इसीलिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हम जब देते हैं तो यहाँ पे लंग में ब्रेडिकाइनेंस भी बनते हैं, और अगर इनके लेवल ज्यादा हो जाएं तो एस इनहिबिटर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, कफ। तो ये ब्रेडिकाइनिन जो है वो कफ करती है। एनी हाउ एस जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है अब अपने रिसेप्टर्स पे लग के एल्डोस्टेरॉन निकालेगा किडनी से, उसका एड्रीनल कॉर्टेक्स है उससे एल्डोस्टेरॉन। एंजियोटेंसिन जो है वो उसका क्या काम है, एंजियोटेंसिन 2 का जो है काम वो है वेजोकंस्ट्रिक्शन। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये दोनों काम जब होंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ये वो मैकेनिज्म है जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि जब हम एस इनहिबिटर देते हैं तो क्या होता है कि ये स्टेप यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बन पाती, एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन पाता, ब्लड प्रेशर रेज नहीं हो पाता। दूसरी ड्रग्स क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिनको फिर कफ हो जाती है इस इनहिबिटर से या और कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आ जाता है तो उनको फिर हम रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, यानी ये स्टेप हम इनहिबिट नहीं करते, हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। इस रिसेप्टर के ऊपर एंजियोटेंसिन 2 लग भी जाए तो वो एल्डोस्टेरॉन नहीं बना सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टान, वेलासार्टान, कैंडीसार्टान वगैरह। बॉडी का टेंपरेचर वेरी हाई है, तब ब्लड प्रेशर हाई है, उसके बाद जो रीनल आर्टरी है वो तो स्टेसिस की वजह से उसको ब्लड से निकाल, ब्लड प्रेशर मजीद हाई कर देगी किडनी को इस तरह, इसके सब की वजह से। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं ना, किडनी विल गेट अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर इन रीनल आर्टरीज। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोलें। मैम जी मैम बोलें। मैं ये ना ये गेट के बाहर खड़ा हूँ, एक्चुअली कार्ड कर भूल गया हूँ, वैक्सीन भी हुई है, अंदर नहीं आने दे रहे, प्लीज इनको बोल दें मेरी एंट्री कर दें, मुझे कह रहे हैं वापस जाओ, इतनी दूर से आया हूँ मैं। लाइन बात करा दे। ये देखिए जरा क्लास में
जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम, काइंडली इनको क्लास में आने दें, मैं इनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर लेती हूँ। मैम वैक्सीन की बात नहीं है, हमारा OSSV डिपार्टमेंट है, इनके डिपार्टमेंट ऑफ हेड मेजर इब्रार साहब हैं। हेलो जी जी तो इन्होंने बताया हुआ है कि विदाउट कार्ड एंट्री किसी स्टूडेंट की नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के स्टूडेंट के प्रोटेक्ट हो रही है। अच्छा सर जी, वो अथॉरिटी लेटर मैंने वार्डन साहब को दे दिया। वार्डन साहब पहले मैं पढ़ के ना आपको बता दूंगा जी मिस, नहीं बताया और मैंने एलवेट कर लें प्लीज, क्लास को इतना ज्यादा टाइम के लिए एंगेज नहीं करें। सारे मैम बच्चों आगे का बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन कार्ड के बगैर एंट्री नहीं है मैडम। कार्ड होंगे तो वो गेट खोलेगा, नहीं तो वो कार्ड के बगैर गेट नहीं खोलता। तो मंडे को कार्ड बनेगा ना बॉस आपका। क्लासेस पे लेनी है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। बैटरी ऑफिस में रखी है सर मैंने। प्रैक्टिकल क्लास क्या कह रही हैं मैम? यहाँ पे कहीं मैम क्या कह रहे हैं? बेटा जो भी कह रहे हैं आप अपना मसला प्लीज खुद हल कर लें, इस वक्त मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही। अच्छा जी, तो जिन वेसल्स में हार्ट ने ब्लड को पंप करना है उनमें रेजिस्टेंस कितनी है, उनका रेडियस कैसा है, इस चीज पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस आर्टरीज, अगर हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, ब्लड वेसल जो है बहुत अच्छी उनका स्ट्रक्चर है, तो वो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी होगा तो उसको आराम से अकोमोडेट कर लेंगे विदाउट एनी इंक्रीज, एनी डेंजरस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर वो सेमी रिजिड होंगी ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल डायबिटीज की वजह से, या ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स की कोई अपनी डिजीज है, उनमें फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो भी है रीजन जिसकी वजह से वो सेमी रिजिड है और बड़ी इलास्टिक और डिस्टेंसिबल नहीं है, तो उनमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर ज्यादा जाएगा तो दैट विल कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं, हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे एक नजर देखते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। हाई ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के साथ क्या करता है, आगे हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की पिक्चर्स देखेंगे, आपने पहले भी देखा होगा। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, यानी कि फैटी डिपॉजिट्स जो कि बाद में कैल्सिफाइड भी हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो बनते हैं। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर वो बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्नरी आर्टरी में ये प्लेक्स बन जाएं, नेक्स्ट हार्ट अटैक के चैप्टर में हम वो डिटेल से भी पढ़ेंगे, कॉर्नरी आर्टरी का कितना ही डायमीटर होता है, उसमें फिर अगर वो प्लेग बन जाए तो वो इवन उसकी 90% ल्यूमेन तक को ब्लॉक कर सकता है और पूरा को भी ब्लॉक कर सकता है। जब वो ऐसा करेगा उस हार्ट के सेगमेंट को ब्लड नहीं जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, हार्ट अटैक होगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर को खराब करता है। एन्यूरिज्म क्या होता है, फोकल डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल एट अ पर्टिकुलर, एक ब्लड वेसल जो है वो ऐसे डाल के दरमियान में से वो डायलेट करें। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म या थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल ज्यादा होता है। ठीक है, तो एन्यूरिज्म बनते हैं हाइपरटेंशन की वजह से। एओर्टिक डायसेक्शन क्या चीज है कि एओर्टा जो है, एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है एक, तो जब एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है एओर्टा की जो वॉल है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वॉल के अंदर टीयर आ जाता है। एओर्टा रप्चर नहीं करता लेकिन वॉल के अंदर ही टीयर आ जाता है, उस टीयर के अंदर से ब्लड जा जाके उसके अंदर एक पाउच बना लेता है, उसको हम कहते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म। फर्दर फिर रप्चर भी हो सकता है उसकी वजह से, वॉल बहुत वीक हो जाती है एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सारे काम जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर कर सकते हैं। किडनी में ये क्या करता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज की नंबर 1 कॉज ही हाई ब्लड प्रेशर है। देखिए नाजुक सा वो जो ग्लोमेरुलर टफ्ट होता है कैपिलरीज का, वो नाजुक सा होता है, वो ज्यादा ब्लड प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें एंडोथेलियल डैमेज होना शुरू होता है। एंडोथेलियल डैमेज जब होगा तो प्रोटीन जिसको उसने वापस रीअब्सॉर्ब कर लेना था वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पोर्स उसमें बड़े हो जाएंगे, प्रोटीन यूरिया होगा। तो प्रोटीन यूरिया हमेशा किसको, प्रोटीन, देखिए अब जो जीएफआर हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें तो बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, बहुत सारे आयंस चले जाते हैं, प्रोटीन चली जाती हैं, तो हमारी रीनल ट्यूब्यूल फिर क्या करती है, डिफरेंट सेगमेंट में उसको रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में एंडोथेलियल डैमेज में फिर ये रीअब्सॉर्प्शन वाला काम नहीं हो सकता, तो प्रोटीन जो कि एक दफा गई है वो यूरिन में सिक्रीट हो जाती है। ठीक है, 300 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन तो हर नॉर्मल बंदा अपने यूरिन में सिक्रीट करता ही करता है। प्रोटीन यूरिया हम उसको कहते हैं व्हेन द लेवल एक्सीड्स 300 मिलीग्राम पर डे।
तो अप टू 5 ग्राम पर डे प्रोटीन यूरिन में सीक्रेट हो सकती है। जब ऐसा होगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, सारी बॉडी में एडीमा हो जाएगा। तो हीमाचूरिया यानी ब्लड इन यूरिन, यूरीमिया यानी कि हाई जो है यूरिक एसिड लेवल्स, यूरिया लेवल्स, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन एक्सक्रीशन इन द यूरिन, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज कर सकता है हाइपरटेंशन। और इसके अलावा कार्डियक फेलियर होती है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसके ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, पल्मोनरी एडीमा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी, ठीक है। तो ब्रेन में क्या कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज द नंबर 1 कॉज ऑफ स्ट्रोक एंड टीआईए, ठीक है। स्ट्रोक और टीआईए आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मेनिंजाइटिस वाले और सीएनएस की पैथोलॉजी वाले लेक्चर में। आई में जब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलता है, हमने उसे इन सब चीजों के लिए देखना है, क्या उसका किडनी तो नहीं डैमेज, उसके हार्ट का स्टेटस क्या है। ब्रेन को हम इतना नहीं इवेल्युएट कर सकते, तो इनको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उसकी करानी है रेटिनोस्कोपी। He will go to a ophthalmologist, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट, और उसका जो है वो प्यूपिल डायलेट करने वाले ड्रॉप्स डाल के, मिड्रिएसिस बोलते हैं, प्यूपिल डायलेटेशन, मिड्रिएटिक ड्रॉप्स डाल के पीछे रेटिना नजर आता है, रेटिनोस्कोप से रेटिना देखना होता है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट द रेटिना, रेटिना में माइक्रो हेमरेजेस बनाता है ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से फाइनली ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1, 2 पे है तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। ग्रेड 3, 4 है तो फिर हमें ट्रीटमेंट चाहिए, लेजर या व्हाटएवर जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो है उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो हर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट की हमने रेटिनोस्कोपी करानी है, उसके रीनल फंक्शन टेस्ट कराने हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी एकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी टू सी द स्टेटस ऑफ द हार्ट। चेस्ट एक्सरे पे बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डायलेटेड हार्ट चेस्ट एक्सरे पे नजर आ सकता है, फेल्ड हार्ट जो है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने, ये कॉम्प्लिकेशंस है हाइपरटेंशन की, इस वजह से हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की अहमियत इसलिए इतनी ज्यादा है कि ये एंड ऑर्गन डैमेज ना हो, ठीक है। ये देखें, जैसे हार्ट है तो वो पहले उसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हाई ब्लड प्रेशर वाली वेसल्स में ब्लड को पंप करने के लिए कार्डियक वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये चीज, हार्ट का वर्कलोड ज्यादा होना, फर्स्ट इट विल रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पहले तो हार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होके उस चीज को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक। फाइनली अगर फिर भी उसको एड्रेस नहीं किया गया, ब्लड प्रेशर जो है वो कम करने की कोशिश नहीं की गई, या मेडिकेशन पे प्रॉपर पेशेंट को नहीं डाला गया, तो ये जो हाइपरट्रॉफी हुई भी है ये हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाएगी, दैट इज रियली डेंजरस, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो बनते हैं वो इस तरह से ब्लड वेसल को अंदर से उनके डायमीटर को कम करते हैं। अब देखिए, आपने अगर गार्डन में आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो जो दूर वाला पौधा है ना, वहां पे तो पानी ऐसे नहीं जाएगा, तो आप उसको आगे से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि आप उसका डायमीटर कम करते हैं। जब आप उसका डायमीटर कम करते हैं तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है। तो जिन आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बने हुए हैं तो उनमें फिर डायमीटर कम हो जाता है और वो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बचपन में फैटी स्ट्रीक्स के सूरत में जो है वो बच्चों की ब्लड वेसल्स में बनते हैं, फिर आगे आपके जेनेटिक्स पे और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये बड़े होते होते इसको बंद भी कर सकते हैं, तो जिसको अब ये सप्लाई कर रही थी उसको ब्लड नहीं जाएगा, उसका इस्कीमिया हो जाएगा, चाहे वो ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे कोई लिम्फ है, ठीक है। तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है फाइनली कैल्सिफाइड हो जाते हैं। जब ये अर्ली स्टेज में हो तो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम इनको छोटा कर सकते हैं, लेकिन जब ये कैल्सिफाइड हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो फिर मुश्किल है, ठीक है, फिर स्टेंटिंग होती है या फिर सर्जरी होती है, खुदा न खास्ता, ठीक है। तो ये बात, ये देखें, ये कॉम्प्लिकेशंस ब्लड वेसल में, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स ये ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं और ब्लड प्रेशर इनका बायस बनता है, यानी कि ये एक विशियस सर्कल है। ये जब प्लेक्स बनते हैं ये ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इन प्लेक्स के बनने का बायस बनता है। अब ये देखिए, नॉर्मल आर्टरी का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लड कैसे फ्रीली मूव करता है, और इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड प्रेशर फिर हाई होता है लिपिड डिपॉजिट्स की वजह से। इनको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, फैटी प्लेक्स हैं ये, जो कि कैल्सिफाइड भी हो जाते हैं बाद में। तो अब ये एक ब्लड वेसल है, इसमें फिर भी जो है वो स्टेंट की वायर जो है वो जा रही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना खराब और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है,
लेकिन हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है वो इस तरह टॉर्चर्स कर देता है आर्टरीज को। अब मुझे बताएं कि इसमें से स्टेंट वायर कैसे जाएगी, तो फिर इस पेशेंट का बाईपास ही होगा। अल्लाह रहम करे। ठीक है जी, कॉम्प्लिकेशंस ये क्या क्या कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है सीएनएस में, इसके अलावा सबरेक्नोइड हेमरेज कर सकता है ड्यू टू रप्चर ऑफ बेरी एन्युरिज्म। अब ये क्या होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी क्या चीज है कि स्ट्रोक नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल सीवियर कैटेगरी में आता है 180 110 या उससे भी ज्यादा है, और थोड़ी देर के लिए पेशेंट की स्पीच या विजन या सेंसेशंस और जो है उसका कॉन्शियस लेवल अफेक्ट होता है, फिट्स भी आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, तो इसको क्या कहते हैं हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। ठीक है, जिसमें आपके ब्लड प्रेशर को एकदम से लो भी नहीं किया जाता, उसको आहिस्ता आहिस्ता लो किया जाता है। एकदम से लो करने से ब्रेन एडीमा होता है, इसलिए एकदम से हाई ब्लड प्रेशर को लो नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईवी नहीं देते आप, ओरल देते हैं आप, कोई हल्का सा फ्रूसीमाइड जो है वो क्या उसे कहते हैं डायूरेटिक देते हैं, इस तरह करके आप जो है ना एकदम से ब्लड प्रेशर को लो नहीं करते, दैट विल लीड टू कार्डियक डैमेज एंड ब्रेन एडीमा, इसलिए एकदम से लो नहीं करते। ठीक है, सबरेक्नोइड हेमरेज की मैंने आपसे बात की, सब लोगों को सर्कल ऑफ विलियस का पता है जो कि ब्रेन के बेस पे होता है, उसमें ये डायलिटेशन होती है बेरी एन्युरिज्म। हाई ब्लड प्रेशर में अगर ये रप्चर कर जाए तो इट विल लीड टू सबरेक्नोइड हेमरेज, इसमें सीवियर हेडेक होती है, यंग पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन होती है, इट कैन बी फेटल। तो इसकी भी रीजन क्या निकली, हाइपरटेंशन। अगर बेरी एन्युरिज्म है भी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो रप्चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा हार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। हमने पढ़ा कि कॉर्नरी आर्टरी में एथेरोमा अगर बनेगा दैट विल रिड्यूस द डायमीटर ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। दो कॉर्नरी आर्टरीज होती है ना, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, दोनों एओर्टा से निकलती हैं। जब एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास से गुजरता है, वेंट्रिकल्स के पास से जब एओर्टा गुजरता है, दो कॉर्नरी आर्टरीज उसको सप्लाई करती है। ठीक है, उनमें फिर आगे से उनकी ब्रांचेज हैं जो पूरे हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स और जो फिर कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो अगर उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो देयर डायमीटर विल बी डिक्रीज्ड। डायमीटर जब डिक्रीज होगा तो फर्स्ट हमें एंजाइना के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, यानी डिक्रीज डायमीटर की वजह से पेशेंट को कोई भी स्ट्रेस है, किसी भी किस्म का फिजिकल स्ट्रेस है, ज्यादा काम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, ज्यादा चल लिया, सीढ़ियां चढ़ ली, तो या वेजोस्पैज्म कॉर्नरी आर्टरी का, दैट विल लीड टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, दैट विल लीड टू एंजाइनल सिम्टम्स। और अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, ये जो एथेरोमा बना है वो रप्चर भी कर जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट प्लग बन जाता है, आगे हार्ट अटैक के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो उससे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, दैट विल लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्नरी आर्टरी में ये काम होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है वो डायलेट कर जाते हैं हार्ट फेलियर में, तो उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड जहां पे रुका उसमें क्लॉट बन जाना है। ठीक है, तो जब एट्रियल डायलेटेशन होती है तो ब्लड की उसमें अच्छी तरह से वो पंप उसको नहीं कर सकता, ब्लड का वहां पे स्टेसिस होता है, ब्लड वहां पे रुकता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं, जो कि ब्रेन में या कहीं भी बॉडी में सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन उसको कहते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर पहले हाइपरट्रॉफी होगी, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया सीवियर हाइपरटेंशन में, तो फिर उसकी डायलेटेशन और हार्ट फेलियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस किडनी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो है वो किडनी को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसमें जब बनेंगे तो ग्लोमेरुलस जो है वो एक नाजुक सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो इट विल लीड टू इस्कीमिक चेंजेस इन द ग्लोमेरुलाई एंड सब्सटेंस ऑफ द किडनी। पोस्ट ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को ये हाई ब्लड प्रेशर खराब करेगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जीएफआर कम होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगी। अब आपको पता है जहां सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो ये विशियस सर्कल है। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, हमें जब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में रीनल स्टेटस जरूर देखेंगे। सबसे पहला टेस्ट जो खराब होता है किडनी डैमेज में वो रेज्ड यूरिक एसिड लेवल है। यूरिक एसिड का लेवल रेज होता है, 6 मिलीग्राम से कम नॉर्मल है, 6 मिलीग्राम से ज्यादा एबनॉर्मल है, रेज्ड है। तो यूरिक एसिड लेवल जो है वो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है जो किडनी डैमेज जब हो रहा होता है तो उसमें खराब होती है, यूरिक एसिड लेवल, ना यूरिया ना क्रेटिनिन। क्रेटिनिन तो सबसे एंड पे खराब होती है। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया जब भी हम यूरिन कंप्लीट करवाएंगे तो उसमें प्रोटीन यूरिया आएगा, तो उसको हम किसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं,
300 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा जब होगा तो वो डेंजरस है, उसको हम 300 मिलीग्राम पर 24 आवर तो सबने ही एक्सक्रीट करना है, क्योंकि ये नहीं पॉसिबल कि अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो जो है रीएब्जॉर्प्शन वाली ट्यूब्यूल्स हैं किडनी में, वो सारी की सारी प्रोटीन जो उसमें गई है सारी की सारी रीएब्जॉर्ब करे, इट इज नॉट पॉसिबल, उसका एक थ्रेशोल्ड है और वो क्या है कि 300 मिलीग्राम पर 24 आवर वो उसमें चला जाता है। लेकिन जिसको इससे ज्यादा प्रोटीन यूरिया हो रहा है उसको फिर किडनी डैमेज को देखना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर ये चीज करती है। अगर यूरिन कंप्लीट में प्रोटीन यूरिया आ रहा है तो हमें देखने की जरूरत है कि व्हाट इज द रीजन फॉर किडनी डैमेज। किडनी डैमेज की जो है वो विदर इट इज हाइपरटेंशन और इट्स अ किडनी डिजीज इटसेल्फ, जो भी है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हम पेशेंट हमारे पास आया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये देखिए ये तो सिस्टोलिक बल्कि इससे भी आइडियली कम होना चाहिए 120 से, और इसका डायस्टोलिक कितना है, तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें 120 या उससे ज्यादा मिला और पेशेंट की जो है एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो बहुत जल्दी आज उसका हार्ट अफेक्ट था, कल उसका किडनी अफेक्ट मिला, उसकी रेटिनोस्कोपी हमने की उसमें ग्रेड 3-4 हमें रेटिनोपैथी मिली, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और अगर इसको एग्रेसिवली ट्रीट ना किया जाए तो इट विल लीड टू डेथ इन मंथ्स। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल एंटिटी इन हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, कि जब हमने डायग्नोज किया तब भी लेवल्स बहुत हाई थे, ठीक है, और पेशेंट जो है वो उसको अगर इस लेवल्स पे एग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया गया तो इट विल प्रोग्रेसिवली लीड टू एंड ऑर्गन डैमेज, यानी रीनल डिसफंक्शन, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये नहीं कि ये सभी हो जाएगा, इसमें कुछ भी हमें जल्दी से देखने को मिल सकता है और अगर हम इसको एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू डेथ इन मंथ्स। तो इस चीज को कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक ऑब्वियसली 180, 160, 180। सारे पेशेंट जो हाइपरटेंशन के उनमें आपने ये इन्वेस्टिगेशन तो करानी ही करानी है। यूरिन एनालिसिस हम क्यों करते हैं? किडनी का स्टेटस देखने के लिए, किडनी डैमेज है या नहीं, ठीक है। किडनी में क्या नजर आ सकता है? हीमाचूरिया ब्लड नजर आ सकता है, हमें मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन यूरिया। ग्लूकोज मिल सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोज यूरिया। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें कि ग्लाइकोज यूरिया फिजियोलॉजिकली या नॉर्मली आता है और वो है प्रेगनेंसी। उसमें भी अगर परसिस्टेंट आए तो उसको भी हमने देखना है कि जीडीएम तो नहीं है पेशेंट को, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो बहरहाल वो एक कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज का आना नॉर्मल है। अदरवाइज अगर किसी को आ रहा है तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किडनी डैमेज की क्या रीजन है। तो यूरिन एनालिसिस हमने सब पेशेंट्स का कराना है। इसके अलावा ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रेटिनिन देखने के लिए कि किडनी फेलियर तो नहीं है, क्रेटिनिन तो नहीं ज्यादा, यूरिया तो नहीं ज्यादा। यूरिया का नॉर्मल लेवल क्या है? 50 मिलीग्राम और क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या है? 1, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि इससे ज्यादा सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन। ब्लड ग्लूकोज हम क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि हमने कहा है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि साथ में डायबिटीज तो नहीं है, तो इसलिए हम ब्लड ग्लूकोज को भी देखेंगे। लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, रात 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया हो, सुबह उठ के पानी भी नहीं पिया, और अगर पानी पिया जाए तो वो फास्टिंग नहीं होती, ठीक है। सुबह उठ के पानी भी नहीं पीना और 8-9 बजे पेशेंट जो है खाली पेट अपना ब्लड सैंपल दे सीरम लिपिड प्रोफाइल के लिए, जिसमें उसका कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल सब देखा जाएगा कि उनके क्या लेवल्स है। फिर अगर ये ज्यादा है तो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, उस पे पेशेंट को डालते हैं, ठीक है, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लिपिगेट एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमने कार्डियक स्टेटस देखना है बाय 12 लीड ईसीजी, उस पे हम देखना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी करेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कुछ मिलता है तो फिर हम, अच्छा ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमने सबके सब पेशेंट की करानी है, यानी कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है, ये देखना है कि साथ में डायबिटीज है कि नहीं, हमने उसका किडनी स्टेटस सारा देखना है, यूरिन एनालिसिस, ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन सारा करवा के, और उसका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हमने करवाना है ये देखने के लिए कि लिपिड लेवल्स तो नहीं हाई बॉडी में, उनको अगर हम कम करेंगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो है वो साइज में कम होंगे तो सिचुएशन बेहतर होगी। इसके अलावा ईसीजी एक नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है और सस्ती इन्वेस्टिगेशन और इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, इसलिए हम पहले वो कराएंगे। अगर उसमें हमें कोई मसला नजर आता है तो फिर हम एको करवा सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड पेशेंट यानी जिनमें हमें पिछले जो है इस पे कोई किडनी का क्लू मिल गया कि किडनी डैमेज हो सकता है तो फिर हम रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है, ठीक है, ये देखने के लिए कि किडनी डिजीज ने हाई ब्लड प्रेशर किया या ब्लड प्रेशर ने किडनी डिजीज किया, जो भी है उस पे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे जिसपे हमें कार्डियोमेगाली यानी कि डायलेटेड हार्ट नजर आ सकता है हार्ट फेलियर में,
और कोऑक्टेशन ऑफ अयोर्टा के बारे में क्लू मिल सकता है। तो सिलेक्टेड पेशेंट जहां पिछली इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ मिला है, उनका हम हार्ट में कुछ मिला है तो एको करवा लेंगे, किडनी में कुछ मिला है तो रीनल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सिलेक्टेड पेशेंट्स में कराएंगे। जब यंग पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करेंगे तो हम उनका जो है वो रीनल एंजियोग्राफी हम देखने के लिए कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, यूरिनरी कैटेकोलामीन्स फियोक्रोमोसाइटोमा को देखने के लिए, यूरिनरी कॉर्टिसोल डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट कुशिंग सिंड्रोम को देखने के लिए, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को देखने के लिए प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरोन लेवल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हम किन में करेंगे, जिसमें हम एंडोक्राइन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन यंग पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट किया, तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं, उसको जो है वो कोन सिंड्रोम तो नहीं, उसको कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं, तो उसमें हम ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए कराएंगे। मैनेजमेंट में ये नहीं कि पेशेंट आया है 140/90 उसका ब्लड प्रेशर और आपने उसको 2-3 एंटी हाइपरटेंसिव दे दिए कि ये नहीं आपका तो ब्लड प्रेशर 120/80 से भी कम होना चाहिए तो आप ये फौरन खाना शुरू कर दें, नहीं। पहले 6 महीने आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, जिसमें आप उसको वॉक बताएंगे, ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स अ डे, और जो है वो 5 डेज भी अगर वीक में कर ले तो बहुत है, ठीक है। और आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के बारे में काउंसल करेंगे, और साथ में उनको एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बताएंगे कि वो भी जो है वो साइड इफेक्ट के बगैर नहीं है, और उनको कंप्लायंस भी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने दवाई ले ली तो कल नहीं, इस तरह गुजारा नहीं चलेगा। यानी आप पूरी तरह पेशेंट को इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, ठीक है, उसको काउंसल भी करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कि सोडियम इनटेक अपना कम करे, ओबीस है तो वेट कम करे, डाइट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट के 5 पोर्शंस ले, ये वो जो सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो आप उसको टारगेट ब्लड प्रेशर होता है हमारा, जो आम जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, आम मरीज कौन सा है, जिसको और कोई मसला नहीं है, जिसको डायबिटीज नहीं है, साथ में जिसको एंड ऑर्गन डैमेज जिसका सारा हमने जिक्र किया, उसकी किडनी खराब नहीं है, उसका हार्ट का कोई मसला नहीं है, ब्रेन का आईज का मसला नहीं है, तो उसका हमारा टारगेट क्या होगा 140/85। इससे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट को साथ में डायबिटीज है और जिसको साथ में एंड ऑर्गन डैमेज का कोई क्लू मिलता है आपको, उसको उसका टारगेट आपका जरा उससे अच्छा टाइट कंट्रोल 130/80। इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा और कम होना चाहिए, जिनमें एंड ऑर्गन डैमेज है ताकि वो ना बढ़े, जिनमें डायबिटीज है ताकि मजीद ना खराबी पैदा हो, ठीक है। तो आम पेशेंट में 140/85 काफी है, और इसमें जो है वो 130/80, ठीक है। जो एक डायबिटिक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो दूसरे आम मरीज से जिसको हाइपरटेंशन है लेकिन डायबिटीज नहीं है उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें जरा अच्छा टाइट कंट्रोल है। तो मैनेजमेंट में आप पेशेंट को कंप्लीटली असेस करेंगे और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे बुलाएंगे। पहले 6 माह में आप ये काम करेंगे, बार बार उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। पेशेंट को आप हाइपरटेंसिव कब लेबल करते हैं, जब उसका ब्लड प्रेशर आपने चेक किया है 140/90 आया है 2 ओकेजन्स पे, और उन 2 ओकेजन्स में कम से कम 6 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने किया घंटे बाद किया तो आपने कहा 2 रीडिंग्स होगी, नहीं, एक रीडिंग आज और एक रीडिंग कुछ दिन बाद, ठीक है। हो सकता है आज किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी स्ट्रेस की वजह से उसका रेज हो। बहरहाल 2 रीडिंग जब आपके पास 140/90 एंड अबव की आ जाती हैं तो फिर अब वो पेशेंट हाइपरटेंसिव, जब तक कि वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं उसको ठीक कर लेता, यहाँ आप उसको थेरेपी के लिए डालते, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बॉडी वेट कंट्रोल करना है, बीएमआई मेंटेन करना है, एरोबिक एक्सरसाइज पेशेंट के लिए 30 मिनट ब्रिस्क वॉक मोस्ट ऑफ द डेज एक जो वीक के हैं उनमें, और डाइट में सोडियम इनटेक कम करना, सैचुरेटेड फैट ऑयल वगैरह जो भी वो कम करना, और अल्कोहल कम करना, और जो स्मोकिंग कम करना, और जो है फ्रूट्स एंड वेजीज ज्यादा से ज्यादा लेना, ठीक है। और ऑयली फिश इनटेक अगर ज्यादा करेंगे तो दैट इज गुड फॉर हार्ट हेल्दी फूड लेना, ठीक है। तो ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आप उसको कंप्लीटली काउंसल करेंगे। और अगर पहले 6 महीने में आपने ये सब कुछ करके देख लिया, ना तो मरीज वॉक करता है, ना मरीज अपनी डाइट चेंज करता है, कुछ भी नहीं करता, तो अब उसको फिर एंड ऑर्गन डैमेज तो नहीं देना ना आपने, अब फिर आप उसको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अब आप उसकी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में, ड्रग्स किस तरह लेनी है किस तरह नहीं लेनी, डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, पेशेंट वो क्या क्या ले सकता है, अगर उसे कुछ भी नहीं पता फिर तो आप अपने उससे दे दें,
लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा मरीज है तो आप उसे बताएंगे ये क्लासेस होती हैं, फर्स्ट लाइन में हम ये देते हैं, अगर उससे कंट्रोल ना हो हम ये ऐड करते हैं, उससे भी ना हो तो ये ऐड करते हैं, यानी कि उसके साथ डिटेल डिस्कशन मैनेजमेंट के बारे में, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में और कंप्लायंस के बारे में आप करेंगे और फिर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुरू करेंगे। ये सारे नाम हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स के जो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी के तौर पे यूज की जाती हैं। किस तरह देनी है? यंग पेशेंट है, 55 ईयर से कम है तो ए फॉर ए से क्या था, लाइक एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये वाला इस ग्रुप में आ जाती। अफ्रीकन में जो है वो ज्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उसमें लेवल जरा ज्यादा होते हैं, तो उनमें शुरू ही हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक से करते हैं, सी या डी से करते हैं, ठीक है। या फिर हमारा ही पेशेंट 55 ईयर से ज्यादा है तो उसमें आप सी या डी से शुरू करेंगे, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एमलोडिपिन, नॉरवेज टैबलेट आपने अक्सर देखा होगा फैमिली में लोगों को लेते हुए, 5 mg 10 mg ओडी या बीडी। तो 10 mg तो खैर उसकी मैक्सिमम डोज होती है, 10 mg से ज्यादा डोज तो उसकी देनी ही नहीं है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। सो 5 mg या तो ओडी ले सकता है या 5 mg बीडी ले सकता है, इस पे अक्सर पेशेंट्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इस पे काम नहीं चलता तो आप ए के साथ सी ऐड कर सकते हैं या ए के साथ डी ऐड कर सकते हैं। एस इनहिबिटर के साथ या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ। एस इनहिबिटर की क्या एग्जांपल है? लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ठीक है। हाँ, कार्वेटिसोल तो बीटा ब्लॉकर है, सिलेक्टिव कार्डियो सिलेक्टिव, हाँ जी। तो ये जेस्ट्रिल के नाम से आती है और मेरे ख्याल उसमें लाइसिनोप्रिल होती है, एस इनहिबिटर में बहुत ज्यादा वो दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जिनमें एस इनहिबिटर पे कुछ लोगों को ऐसी इंट्रैक्टेबल कफ होती है कि वो बेचारे ले ही नहीं सकते, वो खांसी करते रहते हैं, सिर्फ 20% पेशेंट्स को होता है, लेकिन बारह जिनको होती है वो बहुत उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर एंजियोटेंसिन जो है रिसेप्टर ब्लॉकर पे ARBs पे डाला जाता है, जिसकी एग्जांपल्स हैं लोसार्टान, वेलासार्टान, कैंडिसार्टान वगैरह वगैरह, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एग्जांपल है एमलोडिपिन, रिफिडिपिन, हाँ जी, डेल्टाएजिन, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा इस पे भी अब नहीं हो रही तो मकसद हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, फिर हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे जिसमें हम ये कॉम्बिनेशन देंगे। इस पे भी नहीं हो रही तो हम स्टेप 4 पे चले जाएंगे जिसमें हम अल्फा ब्लॉकर प्रेजोसिन, ठीक है, वो ऐड करेंगे, या बीटा ब्लॉकर टिनोरमिन, ब्लॉकियम इस नाम से आती हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है एटिनोलोल, ठीक है। प्रोप्रानोलोल तो जरा मतलब वो आपने देखनी होती है ना जिसके साइड इफेक्ट जरा कम हो। प्रोप्रानोलोल हम देते हैं T3 T4 जिनके रेज होते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म वालों को ना पैल्पिटेशन बहुत होती है, ये बहुत दी जाती है प्रोप्रानोलोल टैकीकार्डिया के पेशेंट्स को, किस नाम से आती है? इंट्रॉल के नाम से, शाबाश, ठीक है। तो फिर हमने स्टेप वाइज जो है शुरू हम इससे करेंगे, इस पे नहीं तो हम कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, उस पे नहीं तो हम 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, इस पे भी नहीं तो हम 4 ड्रग के कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, लेकिन मकसद है हमारा कि हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? वही जो सारी चीजें हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डिस्कस की थी उन्हीं को अगर हम करें, बॉडी वेट कंट्रोल करें और जो है वो सोडियम इंटेक को कम करें और रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक जो है वो करें और अल्कोहल कंजम्पशन ना करें और डाइट अच्छी लें जिसमें फ्रूट्स और वेजीज हो, ऑयली फिश हो, तो ये प्रिवेंशन में है। प्रोग्नोसिस के जब पेशेंट हमें मिला है तब भी उसके बहुत बुरे हालात थे और कम एज में अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो प्रोग्नोसिस बुरा है, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो टाइमली प्रेजेंट किया है, क्योंकि इसको साइलेंट किलर कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम्स नहीं होते, कुछ लोगों को हेडेक होती है या कुछ थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होते, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं और इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ राउंड द ग्लोब, ठीक है। तो इसलिए इसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बात का, पेशेंट हमें मिला है और उसको हाइपरलिपिडीमिया है, उसको डायबिटीज है, वो स्मोक भी करता है, वो ओबीस भी है, मेल जेंडर भी है, फीमेल जेंडर जरा प्रोटेक्टिव होती है इसमें, तो ये सब चीजें अगर हैं तो प्रोग्नोसिस बुरा है, ये सब चीजें अगर नहीं है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। यंग एज में मिला है प्रोग्नोसिस बुरा है, थोड़ी बड़ी एज में मिला है तो जाहिर है थोड़ा टाइम वो गुजार चुका है तो अच्छी बात है। सेवरल स्टडीज हैव कंफर्म्ड दैट, लेकिन ये एक पक्की बात है कि अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क और रेट कम होगा। तो इसलिए यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देने से ब्लड प्रेशर जड़ से ट्रीट तो नहीं हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन रिस्क कम होगा, फायदा जरूर होगा, इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी जरूर देनी है जिनमें कंट्रोल नहीं होता उसके बगैर, ठीक है, उनमें जरूर देनी है बिकॉज इट डेफिनेटली रिड्यूसेस द रिस्क, ठीक है। Any question?
एनी नो क्वेश्चन? मैम, नो मैम। नो मैम। अच्छा, चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह।